मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास हिंदी। 12th क्लास हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हूँ। इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के सेकंड पोएम, दूसरी कविता आलोक धनोदा द्वारा रचित पतंग कविता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 12th क्लास की फर्स्ट पोइम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दोनों कविताएं पढ़ चुके हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न में कर चुके हैं और हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने किया था आलोक धनवा, जो हमारे कवि हैं, इनका जीवन परिचय भी हम कर चुके हैं। इससे पिछली क्लास में जाके आप देख सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, या हमारे चैनल टारगेट विद के की प्लेलिस्ट में जा करके आप 12th क्लास हिंदी का जो प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसके अंदर आपको 12th क्लास की सारी वीडियो मिल जाएगी। आशा है आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो आइए चलते बिना किसी देरी के इस कविता को पढ़ते हैं। तो ये जो पतंग कविता है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। तो ये सबसे पहले तो आपको यह तो पता है कि आलोक धनवा इसके कवि हैं, और ये जो कविता है पतंग, आलोक धनवा का जो एकमात्र काव्य संग्रह है पतंग कविता, जो आलोक धनवा का एकमात्र जो काव्य संग्रह है, दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है नामक काव्य संग्रह से लिया गया। ये जो दुनिया रोज बनती है इनका काव्य संग्रह है, इन्हीं में से ये लिया गया है। तो और जो पतंग जो कविता है वो पूरी कविता नहीं है, बल्कि पतंग कविता का एक अंश मात्र है, यानी कुछ भाग इसमें हमें दिया गया है। इसमें प्रतीक और बिंबों के माध्यम से बच्चों की उमंग, उत्साह, उल्लास, जोश का सजीव चित्रण किया गया है कि किस प्रकार बच्चे बेसुध होकर के उमंगता के साथ पतंग उड़ाने, किलकारियाँ मारने, साइकिल चलाने, झूला झूलने का खेल है वो खेलते हैं, और किस तरीके से कवि ने शरद ऋतु का सुंदर वर्णन किया है, वो सारा का सारा दृश्य हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी जो कविता है, पहली कविता। ये इसका पहला पद्यांश है पतंग कविता का, सबसे तेज बौछारें गई। इसमें कवि ने कहा है कि सबसे तेज है वो बौछारें गई। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो ये आपकी कविता की लाइन है, जिसमें सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है पेपर के अंदर। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2, जो आपकी पाठ्यपुस्तक है काव्यांश की, वो आरोह भाग 2 है। इसमें गद्य और पद्य दो खंड है। तो पद्य खंड से कविता है, तो आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग में से ली गई है। इसके कवि या इसके रचयिता आलोक धनवा जी हैं। इस कविता में कवि ने अपना जो एकमात्र काव्य संग्रह कह सकते हो दुनिया रोज बनती है, उसमें से पतंग कविता को लिया है। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के पश्चात यानी सावन महीने के बाद जो भादो महीना आता है और उसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, तो उसका सुंदर दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए बताया है कि अब इसकी व्याख्या शुरू करते हैं हम। सरलार्थ कह सकते हो, व्याख्या कह सकते हो। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। अब सबसे तेज बौछारें गई का मतलब वर्षा ऋतु का मौसम वो समाप्त हो गया है, भादो गया यानी सावन महीना भी चला गया वर्षा ऋतु का, और उसके बाद भादो महीना भी बीत गया है, भादवा जिसको कहते हो वो भी बीत गया है। सवेरा हुआ, इसके बाद एक नया सवेरा होता है, नया सूर्योदय होता है, यानी नवीन जो मौसम है प्रकृति का वो निकल आया है, अर्थात जो आकाश है बिल्कुल साफ हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब कवि कहता है कि जो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा,
तो यहाँ पे कवि ने खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में एक प्रकार से उपमा दी है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि खरगोश की आंखों के समान जो शरदकालीन या शरदकालीन जो लाल भूरा जो आकाश का जो मौसम है वो निकल आया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब यहाँ पे कहता है कि जो शरद ऋतु के आगमन से सारे बच्चों के अंदर उत्साह, उमंग, जोश का माहौल बना हुआ है और वो बच्चे पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली, यानी उनके पास जो नई साइकिल है जो बिल्कुल चमकती हुई दिखाई दे रही है, उसको बिल्कुल तेज़ गति से वो चलाते हुए, उनकी घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से साइकिल की घंटी बजा रहे हैं और चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। इसमें कवि कहता है कि बच्चे साइकिल चलाने वाले अपने साथियों को घंटी बजा करके अनेक प्रकार के इशारों से बुला रहे हैं और साथ ही अनेक प्रकार के चमकीले इशारों का मतलब है अनेक प्रकार के इशारे, तरह तरह के इशारों से अपने साथियों को बुला रहे हैं, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और वो अपने पतंग उड़ाने वाले साथियों को भी अनेक प्रकार के इशारों से अपनी ओर उनको बुला रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और उन बच्चों के मन में इतना जोश है, इतना उत्साह है कि उनको लगता है कि जो आकाश है वो बिल्कुल मुलायम हो गया है और उनके आने से इस सारे के सारे माहौल में एक प्रकार से उत्साह भर गया है, ताकि उनकी जो पतंग है वो भी इतनी ऊपर उठ सके। जो आकाश रूपी जो बालक है वो एक प्रकार से यही सोचता है कि उनके खुले आकाश से, उसके स्वच्छ आकाश से जो बच्चों की पतंग है वो इस ऊंचाई को छू सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। इसमें कवि आगे कहता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन, यानी रंगीन कागज से बनी हुई जो पतंग है वो आकाश में बिल्कुल ऊंचाई पर उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। और ये जो पतंग का जो कागज है बिल्कुल पारदर्शी, बिल्कुल पतला होता है, हल्का होता है, तो बिल्कुल उड़ सके, कागज है वो आकाश में ऊंचा उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, यानी जिस कागज को बांस की कमानी के साथ बांधा गया है, एक सजाया गया है, पतंग का रूप दिया गया है, वो भी बिल्कुल हल्की है, वो भी कहता है पतंग के रूप में आकाश में उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ, तितलियों की इतनी नाजुक आवाज़। और इन पतंग उड़ाते हुए बच्चों की जो आवाज़ें हैं, सीटियाँ हैं, किलकारियाँ हैं, ध्वनियाँ हैं, शोरगुल है, वो इसके साथ ही शुरू हो जाए और बच्चे उमंग जोश के साथ अपनी जो पतंग है वो उड़ाते रहे और उनके जीवन में उत्साह ऐसे ही बढ़ता रहे। तो इस प्रकार आपका जो पहला काव्यांश है वो है। दूसरे काव्यांश के अंदर कवि ने क्या बताया है, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास और कहते हैं कि बच्चे जन्म के साथ ही, कपास का मतलब कोमल स्वभाव कह सकते हो या कोमलता का भाव कह सकते हो। यहाँ पे जैसे कपास है, रुई है, बिल्कुल कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, वैसे ही बच्चे जन्म से ही बिल्कुल मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं। तो इसमें कवि ने कहा है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास के जैसी कोमलता लेकर के पैदा होते हैं या जन्म से ही उनके अंदर कोमलता होती है। तो उनका शरीर है वो हर प्रकार की, कहता है वो चोट सहन करने में या हर प्रकार की मुसीबत का सामना करने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि उनको आभास नहीं होता कि उनको कोई चोट लग भी सकती है, क्योंकि उनका शरीर ऐसा ही कुदरती प्रकृति का एक देन है कि उनका जो शरीर है वो बिल्कुल सॉफ्ट कोमल होता है, कपास के समान। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन परों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए। अब कहता है कि जब वे दौड़ते हैं तो उनके जो बेचैन, बेचैन का मतलब जिसमें किसी प्रकार की चैन ना हो, शुद्ध ना हो, मस्त मुरा जिनका स्वभाव हो, तो वो बिल्कुल मस्ती में दौड़ते हुए जब जाते हैं बेसुध होकर के, लापरवाही से मस्ती के साथ दौड़ते हैं, तो घरों की जो छत है वो भी मुलायम हो जाती है। जो छत है वो अपने आप को मुलायम कर लेती है, ताकि जो बच्चे उनके ऊपर दौड़ते हैं तो उनको किसी प्रकार की चोट है वो ना लगे, ना उनको एहसास हो। और जब बच्चे दौड़ते हैं तो उनको भी लगता है कि उनको किसी प्रकार का नुकसान है वो नहीं होगा, इतनी मस्ती से वो दौड़ते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह, मृदंग होता है वाद्य यंत्र जिसको बजाने से ध्वनि उत्पन्न होती है, अच्छी मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, मृदंग वाद्य यंत्र। बच्चे चारों दिशाओं में बिल्कुल तेजी से दौड़ते हैं, उनका जहाँ मन होता है, जिधर उनको रास्ता मिलता है उधर ही दौड़ पड़ते हैं। तो दिशाओं को एक प्रकार से मृदंग की तरह बजाते हुए वे जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरना एक प्रकार से कह सकते हो आप, जैसे झूले के आकार में झूला झूलना एक प्रकार से मस्ती से, जैसे किसी वृक्ष की जो टहनियाँ हैं वो हवा के माध्यम से ऊपर नीचे दाएं बाएं
हिलती है, वैसे ही बच्चे हैं वो दिशाओं में मृदंग की तरह अपने आप को दौड़ा रहे हैं, बजा रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। जो सारी पृथ्वी है वो एक साथ ऐसे कर, जैसे लगता है दौड़ते हुए उनको लगता है कि वो एक साथ उनको पृथ्वी को वो अपने पाँव से बेचैन पैरों से नाप लेंगे। वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग के से अक्सर छतों की खतरनाक किरावत है, और वो घरों की छतों से एक किनारे से दूसरे किनारे तक ऐसे जोड़ते हैं जैसे सारी पृथ्वी को वो अपने पाँव से नाप लेंगे। और उनका जो एक तरह से चलने का अंदाज है वो बिल्कुल झूले की तरह होता है, बिल्कुल पेंग भरना, मस्ती से झूला झूलने की तरह लचीला जो वेग है उनके माध्यम से वो घरों की छतों को एक किनारों को दूसरे किनारों तक बिल्कुल दौड़ते रहते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। मान लीजिए जब वो घरों की छतों से किनारे से दौड़ते हैं तो गिरने से उनको कौन बचाता है? तो उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो उन्हें गिरने से जो बचाता है सिर्फ उनका जो रोमांच है, शरीर के अंदर उत्साह है, उमंग है, जोश है, वो उनको संभाले हुए रखता है। उनको किसी प्रकार को दूसरी नेगेटिविटी, नकारात्मक भाव या गिरने का जो भाव उनके मन में पैदा ही नहीं होता, तो वो उनको बचाता है। उनके शरीर का रोमांचित यानी एक प्रकार से प्रसन्नता का जो भाव है उनके शरीर में, वही उनको गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। आकाश में वो दौड़ते हुए पतंग उड़ाते जा रहे हैं और पताशा धागा उनके हाथ में है। वो उसी धागे के सहारे ही अपने शरीर का जो संतुलन है वो बनाए रखते हैं, और वो उनकी ऊंचाई है पतंग की, वो उनके पूरे शरीर को एक प्रकार से संतुलन प्रदान करे हुए हैं। एक महज धागे के सहारे ही वो सब कुछ संतुलन बनाए हुए हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ने अपने रंध्रों के सहारे। इसमें कवि आगे कहता है कि जो आकाश में पतंग उड़ रही है तो बच्चों को ऐसे लगता है कि वो भी पतंग के साथ आकाश में ऊपर उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के साथ। रंध्र का मतलब छिद्र, रोम रोम जो उनका है, उनका जो कण कण है वो भी आकाश में पतंग के साथ उड़ रहा है, ऐसा बच्चों को महसूस होता है। यानी वे अपने शरीर के जो रोम है उनके निकलने वाले संगीत का सहारा लेकर के आकाश में उड़ते हैं। उनका एक एक रोम रोम इस संगीत का आनंद ले रहा है। तीसरा इसका पद्यांश है, अगर भी कभी गिरते हैं, पहली तो वो गिर भी नहीं पाते, इतना संतुलन उनका जोश उमंग उनके मन में होता है। दूसरी बात, अगर वे गिर भी जाते हैं छतों के खतरनाक किरणों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इसमें कवि कहता है कि अगर बच्चे दौड़ते हुए छतों के किनारों से कभी कभार गिरते भी हैं तो गिर तो जाते हैं, लेकिन अगर गिरने के बाद बच जाते, मतलब उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, किसी प्रकार की चोट उनको नहीं लगती, तो वे पहले के मुकाबले और भी निडर यानी बहादुरी से सुनहले सूरज के सामने आते हैं। फिर एक नए सवेरे के साथ, नए जोश के साथ फिर से वो सूर्य देवता के सामने आते हैं। यानी फिर से अगले दिन फिर से वो अपना जो उमंग जोश उसके साथ है वो नया कीर्तन करते हैं, नई ध्वनि, नए नगाड़ों के साथ, नई जोश के साथ फिर से आ जाते हैं। यानी पृथ्वी को अपने पैरों में फिर से नापने लगते हैं, यानी फिर तेजी से वो दौड़ने लगते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इसमें कवि कहता है कि वे अगर वो गिर जाते हैं, गिरने से बाद बच जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे अपने बेचैन पैरों के साथ सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। वे दुगने उत्साह के साथ घूमते फिरते हैं और भाग भाग कर पतंग उड़ाते हैं। तो ये आपकी कविता है छोटी सी। इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से बच्चे बिल्कुल मस्ती उमंग के साथ पतंग उड़ा रहे हैं आकाश के अंदर। तो ये आपकी कविता है, बिल्कुल छोटी सी कविता, पतंग कविता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अगली क्लास में हम इसी कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करेंगे, तो अगली क्लास भी देखना ना भूलें। थैंक यू, अपने ध्यान से सुना, पसंद किया हमारी क्लास को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, मिलते हैं अगले